Hello student, welcome to today's class and today's lecture number 3. We are already completed with lecture 1 and lecture 2. जो भी नहीं देखे हम जाके देख सकते हैं एंड देखने के बाद थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ताकि जो भी फटाफट नए वीडियोस आए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. एंड लेक्चर 3 थोड़ा बहुत डिले हो गया बिकॉज OBS सेटअप हो रहा था, जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन में फिलहाल फेस थोड़ा उसका सेटअप चल रहा था, इस चक्कर में डिले हो गया. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू मेक आवर रिएक्शन मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव. पहले तो ये समझो कि इंफॉर्मेटिव क्या होता है. किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल के लिखें, ताकि जो कोई अगर थर्ड पर्सन उसको पढ़े देन उसको भी वो ईजिली समझ आए. ओके, तो यही बेसिकली हमें सीखना है कि हमें अपनी इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है. तो देखो चालू करते हैं. सो दीज आर द स्लाइड्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फटाफट स्लाइड्स इसको करते हैं फटाफट. एंड ओके, सो यहाँ पे हम आगे केमिकल इक्वेशन को हम कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. देखो बेसिकली केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने का आपके पास 3 तरीका है. या तो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बता दो, या तो ये बताओ कि जो रिएक्शन है उसमें कोई हीट चेंज हुआ है क्या, इसका मतलब कोई हीट रिलीज हुआ है क्या रिएक्शन के दौरान, या कोई हीट एब्जॉर्ब हुआ है क्या, मतलब आपने कोई हीट एक्सटर्नल हीट उसे प्रोवाइड किया है क्या, या तो किस कंडीशन में आपका ये रिएक्शन बेसिकली हुआ है, आपको ये बता देना है. अगर आप ये बता देंगे देन अगर कोई थर्ड पर्सन इस चीज़ को देखेगा देन उसे इजीली समझ आ जाएगा कि रिएक्शन हुआ कैसे है. ओके, तो बेसिकली हम फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट हम क्लास 9 में पढ़े थे. 3 तरीके के होते हैं, गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड. बट मैं लेक्चर 2 में आपको बताया था कि एक्वस बोल के भी एक स्टेट होता है जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट वो कौन होता है, सॉल्वेंट होता है हमारा वाटर. क्लियर हो गया यहाँ पे. तो फिजिकल स्टेट हम मान के चलिए 4 होता है. मैं एक और डालना चाहूंगी दैट इज प्रेसिपिटेट, बट प्रेसिपिटेट को हम ना सॉलिड में ही कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसमें अलग से इसको ऐड नहीं कर सकते. प्रेसिपिटेट अगर आपका रिएक्शन में फॉर्म है देन वो भी सॉलिड के कैटेगरी में ही जाएगा. एंड हीट चेंज वो भी हम देखेंगे. 2 तरीके के हीट चेंज होते हैं, या तो आपके रिएक्शन से हीट रिलीज हो सकता है या तो आपको खुद को हीट देना पड़ेगा, दैट इज हीट एब्जॉर्ब होगा. तो अगर आपका मान लीजिए रिएक्शन में कोई सॉलिड स्टेट है, मतलब रिएक्टेंट तरफ या प्रोडक्ट तरफ आप किसी ऐसा एलिमेंट को लिए हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है, ओके, देन आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे S से. और अगर किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आपने लिक्विड स्टेट में लिया है, मतलब रिएक्टेंट लिक्विड लिया या तो आपका प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में निकला है, देन आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे L में. और अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कुछ भी एक्वस है देन आप रिप्रेजेंट करेंगे AQ में, अदरवाइज आप रिप्रेजेंट करेंगे गैसियस में. ठीक है, तो 4 बेसिकली हो गया. डिपेंड्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे है. तो चलो एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे बेसिकली मैं क्या की हूँ, मैं यहाँ पे जिंक मेटल को ली हूँ और मैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ. जब मैं जिंक मेटल इज अ सॉलिड, ओके, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करी S से, बिकॉज मेटल मेरा सॉलिड है और मैं उसको सॉलिड स्टेट में ली हूँ. एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बिकॉज डाइल्यूट है, मतलब क्या है, मेरा एसिड जो है डाइल्यूट मतलब मैं आपको एक और भी लेक्चर में समझाई थी, एसिड प्लस वाटर होता है जिसमें वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम होता है, दैट इज नोन एज डाइल्यूट. मतलब एसिड का क्वांटिटी बहुत ही कम होता है. तो अगर आप डाइल्यूट लिए हैं तो आप क्या किए, उसको वाटर में मिक्स किए हैं, तो मेन कौन है इसमें, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है कि नहीं. और जिसमें सॉल्वेंट वाटर है हम उसको एक्वस बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम एक्वस रिप्रेजेंट कर दिए इसको. सिमिलरली जिंक सल्फेट निकला, जिंक सल्फेट जब निकला है देन वो भी एक्वस में ही निकलेगा, बिकॉज यहाँ सल्फेट हमारा एक्वस स्टेट में ही है. एंड हाइड्रोजन हमारे यहाँ गैसियस स्टेट में रिलीज होगा तो हम उसको G बोल के रिप्रेजेंट कर दिए. तो इस तरीके से आप अपने इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. पहला फिजिकल स्टेट देके कि आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है. 4 में से कोई एक फिजिकल स्टेट तो होगा ही होगा. मान लीजिए जैसे मैं बोल रही थी किसी कंडीशन में आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर हो गया है देन प्रेसिपिटेट के लिए आप कुछ नया फिजिकल स्टेट नहीं लगा सकते. प्रेसिपिटेट के लिए भी आपको सॉलिड ही लिखना पड़ेगा. और बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बता दे रही हूँ कि प्रेसिपिटेट हम हमेशा डाउन एरो में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ सब्सटेंस जो वो नीचे सेटल डाउन हो गया होता है, दैट इज वाई. तो प्रेसिपिटेट भी हमारा सॉलिड के कैटेगरी में ही आएगा. लिक्विड हो गया हमारा, फिजिकल स्टेट्स हो गए. देन कम टू हीट चेंज. हीट चेंज मतलब हीट या तो आपका रिलीज हुआ है या तो आपका हीट एब्जॉर्ब हुआ है. अगर आपका हीट रिलीज हुआ है देन वो आ जाता है आपका एक्सोथर्मिक में, ओके, हीट रिलीज. और अगर आपका हीट एब्जॉर्ब हुआ है देन वो आ जाता है आपका एंडोथर्मिक में, मतलब आपने एक्सटर्नली बाहर से हीट दिया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे लकड़ी जलाना है देन मैं एक्सटर्नली हीट दूंगी, लकड़ी से भी निकलेगा बट मुझे भी हीट देना पड़ेगा उसको जलाने के लिए फर्स्ट. ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहाँ पे या तो हीट रिलीज होता है, इवॉल्व होता है. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हीट को तो हम लोग कोई सिंबल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, तो आप सीधा हीट लिख दें. बट आपका हीट रिलीज हुआ है
मतलब आपको एक नया प्रोडक्ट मिला है हीट में, ना कि आपने हीट दिया है, तो वो रिएक्टेंट साइड में नहीं आएगा। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपका हीट रिलीज हुआ है, देन आप उसे प्रोडक्ट साइड में ही लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बोली थी कार्बन, तो कार्बन का बहुत सारे फॉर्म है, वुड है, फ्यूल है, बहुत सारे कार्बन के फॉर्म्स है। किसी को भी अगर जला रहे हैं देन आपको काफी ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो वो हीट रिलीज को हम यहाँ पे लिखेंगे इन द प्रोडक्ट साइड। ओके, और एंडोथर्मिक वो होता है जहाँ पे हमारा हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो एंडोथर्मिक में बेसिकली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम हीट किए, मतलब हम हीट दिए उनको ना, हीट करना मतलब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट साइड में आएगा। तो इससे भी आप दो चीज और यहाँ से समझ में आ जा रहा है, अगर आपका किसी भी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में अगर हीट हुआ इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट साइड में हीट हुआ इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ से भी क्लियर है आप लोग? तो देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट किया गया है एज वेल एज हीट भी बताया गया है। तो इसमें मैंने दोनों फीचर्स मैंने ऐड किए, जिससे हमारा इक्वेशन ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बन सकता है। और एक चीज याद रखिए, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो सारा एंडोथर्मिक इन नेचर ही होता है। हम आगे पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सो नेक्स्ट कम टू हाउ टू इंडिकेट द कंडीशन। एंड थर्ड वाला जो फीचर था कि आप कंडीशन इंडिकेट कर सकते हैं। कंडीशन मतलब क्या है, मान लीजिए प्रेजेंट ऑफ हीट में हुआ है तो हम हीट तो लिखेंगे अगर हम दिए हैं, लेकिन अगर हुआ भी है देन आप इसको इस तरीके से एरो के ऊपर आप हीट का एक सिंबल बना सकते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो आप इस ट्राइंगुलर सिंबल को बना सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो हीट के प्रेजेंस में हुआ है। और अगर आप किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, मतलब आपको कैटलिस्ट ये होता है जो रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, रिएक्शन के प्रोसेस को, या रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकता है। तो अब रिएक्शन को फास्ट होने के लिए अगर कोई कैटलिस्ट दिए हैं देन आप भी उसको एरो के नीचे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। सिमिलरली स्लो डाउन करने के लिए कोई रिएक्शन आपको बहुत फास्ट हो जा रहा है, आपको उसको स्लो डाउन करना है, तो भी आपने कोई कैटलिस्ट दिया तो वो भी आप एरो के नीचे लिख सकते हैं। तो जो भी कंडीशन के अंडर हुआ है, मान लीजिए हमने प्रेशर दिया है 180 mm ऑफ मर्क्यूरी, अगर हमने दिया है यहाँ पे 180 प्रेशर दिया, देन वो भी हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, वो भी मैं एरो के ऊपर ही रिप्रेजेंट करूंगी। तो हमारा जो कंडीशन होता है बेसिकली वो में हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा, ताकि जब आपके अलावा कोई और आपका इक्वेशन अगर पढ़ रहा है देन उसको पता चलेगा कि हाँ इतना टेम्परेचर में, इतने डिग्री प्रेशर में, और ये कैटलिस्ट ऐड करके हमें इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है। ओके, तो ये तो हो गया बेसिकली बात कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के क्लास में हम बेसिकली 3 टाइप पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा जाएगा और ये काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन मीन्स हमें बेसिकली क्या करना है, कंबाइन करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 एलिमेंट्स भी आप कंबाइन कर सकते हैं, या आप 2 कंपाउंड्स भी आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो आप एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, अब दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। देखो, एलिमेंट्स मतलब होता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम ही है और कोई कुछ नहीं है। क्लोरीन, तो जिसमें सिर्फ क्लोरीन के ही एटम है और कुछ नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, जिनमें सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। कंपाउंड फॉर एग्जांपल H2O, इसमें हाइड्रोजन के भी एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, तो ये कंपाउंड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम के भी एटम है, कार्बन के भी, ऑक्सीजन के भी, तो ये कंबाइन है ना, मिक्सअप एटम्स का, तो इसलिए हम इसे कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। तो आप 2 एलिमेंट को मिलाओ तो भी आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा, या आप 2 कंपाउंड को मिक्स करो तो भी आपको एक नया कंपाउंड ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक जैसे एग्जांपल है 2H2 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू 2H2O। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली एलिमेंट्स है, जिसके कॉम्बिनेशन से हमें एक नया कंपाउंड देखने को मिला। ठीक है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और थोड़े एग्जाम्पल चलते हैं आगे। इसमें हम लोग 2 एलिमेंट्स लिए, मैग्नीशियम लिए हैं और साथ ही साथ हम लोग लिए हैं ऑक्सीजन। तो व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहाँ हम ऐसे बोलेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, इसमें जनरेट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। सिमिलरली जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड बन रहा है। सो ये सारा जो हमारा रिएक्शन है इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन मोर न्यू और मोर देन 1 कंपाउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, सो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, आपको बस इतना याद रखना है, आपको कंबाइन करना है। नेक्स्ट कम टू डिकम्पोजिशन। इसके भी नाम से आपको पता चला डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब आपको करना है ब्रेक, मतलब आपको बेसिकली तोड़ना है।
तो डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिएक्शन जहाँ पे हमारा कंपाउंड है वो स्प्लिट्स होता है इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा, आप उस कंपाउंड से वो चीज टूटेगा। ये क्या है, हमारा जस्ट कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड्स को जोड़ते हैं, बट डिकॉम्पोजिशन में हम एक कंपाउंड को तोड़ते हैं। वहां जोड़ना होता है, यहाँ तोड़ना होता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दिए, हीट दिए, देखो इन्फॉर्मेटिव बन रहा है रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट अभी यहाँ सॉलिड है, उसको हम हीट दिए, तो आप प्लस हीट भी लिख सकते हैं या तो हीट का डेल्टा साइन भी बना सकते हैं, तो भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें हीट दिया गया है, मीन्स इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। हम हीट दिए, हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम। क्विकलाइम याद रखो बिकॉज बहुत कम ही कैल्शियम ऑक्साइड क्वेश्चन में पूछाते हैं, सीधा क्विकलाइम ही लिखा जाता है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता क्विकलाइम होता क्या है। इसलिए मैं हर जगह जहां पे भी कैल्शियम ऑक्साइड मुझे दिख रहा है, मैं क्विकलाइम कंटिन्यूसली वहां रिपीटेडली वहां लिख रही हूँ। तो ये क्विकलाइम हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे मेरा एक कंपाउंड जो है डिकम्पोज हुआ है बाय गिविंग हीट। एंड डिकम्पोजिशन, इस वाले डिकम्पोजिशन को हम थर्मल बोलेंगे। भाई हम थर्मल क्यों बोलेंगे, तो पहले समझो थर्मल मतलब होता है हीट। तो जिस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़ रहा है, हीट दे के आप उसको तोड़ेंगे, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। बस इतना क्लियर रख लो कि जिस कंपाउंड को आपको हीट दे के ब्रेक करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे भी हम लोग लिया पोटेशियम क्लोराइड, जो कि डिकम्पोज होकर बन गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा तीन तरीके का है। अगर हम हीट दे रहे हैं दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आप क्लास 6-7 में काफी ज्यादा पढ़े हुए हैं। एंड अगर हम उसे सनलाइट के मदद से करें दैट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट वाला भी जस्ट मैं आपको बताई। देन कम टू इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डिकम्पोजिशन जब हम वाटर का डिकम्पोज करते हैं, मतलब हम जब H2O को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जब आप वाटर को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करेंगे देन द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड वाटर से करंट को पास कराएंगे। तो जब हम एसिडिफाइड वाटर से करंट को पास कराएंगे देन इट इज कन्वर्ट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें पता है वाटर बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है H प्लस N प्लस OH माइनस। वाटर इसी से बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से। तो ये जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम एक मान लो एक कंटेनर लेते हैं, उसमें एसिडिफाइड वाटर डालते हैं। हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं। वन इज एनोड, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड वन इज कैथोड, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया यहाँ तक। पॉजिटिव नेगेटिव समझाने के इसलिए बात है कि इन दोनों में से कौन सा किसके तरफ अट्रैक्ट होगा वो हम बात करेंगे। क्लियर है। सो H प्लस एंड OH माइनस हमारा ये डिकम्पोज हो गया। तो एनोड की तरफ क्या आता है, इस तरीके से डिकम्पोज। एनोड क्या है, पॉजिटिव। तो हमको पता है पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो हमारा नेगेटिव कौन है, दैट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में आएगा हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है हमारा इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एनोड, और हाइड्रोजन हमारा टुवर्ड्स कैथोड अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लोग क्या होंगे, ऑक्सीजन हमारा एनोड से लिबरेट होगा और हाइड्रोजन हमारा कैथोड से लिबरेट होगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ज्यादा डिटेल्ड में डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं आता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा डिटेल्ड में नहीं आता है, इसलिए मैं जस्ट ऊपर ऊपर समझा रही हूँ। ओके, फिर भी अगर आपको डिटेल्ड में समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको डिटेल में भी इसका समझा दूंगी। देन आपको ये हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में किए हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये एरो में, एरो के नीचे इलेक्ट्रिक करंट मेंशन किया गया है, मतलब इसका कंडीशन क्या इलेक्ट्रिक करंट से हुआ है। वाटर एक लिक्विड है, वो भी मेंशन्ड है फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कंडीशन मेंशन्ड है। हाइड्रोजन गैसियस निकला, फिजिकल स्टेट मेंशन है। ऑक्सीजन भी गैस निकला, फिजिकल स्टेट मेंशन है। सो ये जो हम डिकम्पोजिशन किए, मतलब यहाँ पे हम वाटर का ब्रेकडाउन किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड द थर्ड वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स बेसिकली होता है हमारा सनलाइट, इसलिए हम लोग जब आप क्लास 7 में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स सनलाइट के मदद से आप जो खाना प्लांट सिंथेसिस करता है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो फोटो मीन्स सनलाइट। तो जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है देन हम उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ली हूँ सिल्वर ब्रोमाइड का। तो आपको बेसिकली करना है कि एक वॉच ग्लास लेना है, उसमें आपको सिल्वर ब्रोमाइड डालना है जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। देन आपको सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रख देना है। कुछ देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉच ग्लास में आपको सिर्फ सिल्वर देखने को मिलेगा। ब्रोमीन गैसियस है तो वो वेपर बन के ऊपर वेपरेट हो चुका होगा गैसियस है तो।
ओके तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर एंड ब्रोमीन में डिकम्पोज किए, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखेगा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सेम आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है, वॉच ग्लास में रखना है, सनलाइट उस पर आएगा, देन क्लोरीन बिकम गैस, वो वेपराइज हो जाएगा एंड हमारे पास सिर्फ बचेगा सिल्वर। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ फोटोलाइट, दैट इज सनलाइट के मदद से जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे मैं पहले ही बताई हूँ डिकम्पोजिशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन में हम तोड़ते हैं। बहुत ईजी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था, एग्जाम में मान लीजिए 4 आपको रिएक्शन दे दिया गया और बोला गया कि किस रिएक्शन का क्या टाइप है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, आपको टाइप्स बताना है। तो जहां पे आपको कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड मिलते हुए दिखा देन वो कॉम्बिनेशन, एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो एलिमेंट है, 2 कंपाउंड में वो बंट गया देन दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट कम टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, हटाना, किसी को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। तो यहाँ पे भी वही है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होगा, वो लेस पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए को पर्सन बी का प्लेस चाहिए, ठीक है, और दोनों के कंपैरिजन में पर्सन ए काफी ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन ए इजिली बी को हटा देगा क्योंकि ए बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे वही होता है कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रिएक्टिव कौन सा है, लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो कम टू रिएक्टिविटी सीरीज। So this is a reactivity series in which the most reactive is potassium and the least reactive is gold। दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर में आपका पोटेशियम है, मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए पोटेशियम को हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो जाए। उसके बाद सोडियम हमारा रिएक्टिव, ऐसे करते करते रिएक्टिविटी नीचे आप जाएंगे तो डिक्रीज होते होते जाएगा। और सबसे कम रिएक्टिव आपका गोल्ड है, इसलिए आप गोल्ड वेयर कर सकते हैं, इजिली पहन सकते हैं बिकॉज वो रिएक्ट नहीं होता। थोड़ा सा सिल्वर रिएक्टिव है, अगर आप उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक पहने देन वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है सिल्वर। तो आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिख गया, मोस्ट रिएक्टिव टॉप में होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लीस्ट रिएक्टिव आपका बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। देन कम टू द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, एक जिंक का मेटल लेते हैं, एक स्ट्रिप लीजिए आप जिंक का, उसको आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें। आपको पता होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, ठीक है। अब जैसे ही उसमें जिंक का वो स्ट्रिप डालेंगे देन कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है इट सडनली चेंजेस टू ग्रीन कलर, ठीक है। या तो हम ऐसे बोलेंगे कि उसका कलर जो है वो फेड होना चालू हो जाएगा, मींस ब्लू कलर फेड होना चालू हो जाएगा। सो जब हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जिंक डाले तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, वन इज कॉपर इज एन एलिमेंट एंड जिंक इज एन एलिमेंट। अब आप देखिए कॉपर इज मोर रिएक्टिव और जिंक इज मोर रिएक्टिव। कम टू द रिएक्टिविटी सीरीज, लुक एट हियर, हियर इज कॉपर एंड हियर इज जिंक। तो सबसे कॉपर और जिंक में ऊपर कौन है, जिंक है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक कॉपर उसको जगह से हटा सकता है। तो जिंक यहाँ पे आया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया एंड वो बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर रह गया अकेला। ओके, सेम आपको सबका फिजिकल स्टेट यहाँ पे बताना है। सल्फेट मतलब कंबाइन हुआ है भाई, ये सॉल्यूशन है, ओके, इसलिए वो एक्वस है। सो इस रिएक्शन में आपको दिख गया और ब्लू कलर जो धीरे धीरे फेड होना चालू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट बना और कॉपर क्या होगा, कॉपर के ऊपर जिंक का वो जो कोटिंग है ना वो चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये कलर धीरे धीरे ब्लू से ग्रीन की तरफ जा रहा है और जो कॉपर है वो ऐसे जिंक वाले स्ट्रिप में चढ़ना चालू हो गया। तो ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है दैट इज कॉपर, जो कि जिंक के स्ट्रिप में चढ़ना चालू हो गया और जिंक के स्ट्रिप से जिंक निकल के सल्फेट में मिक्स हो चुका है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब में जिंक इज मोर रिएक्टिव। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल लें मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पे लाई करता है, वो तो जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे वही होगा, मैग्नीशियम आएगा, कॉपर को उसका जगह ले लेगा इन फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर अकेला रह जाएगा। सेम है, कॉपर का सॉल्यूशन ब्लू है, लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और धीरे धीरे कलरलेस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको पता चल इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ तक था आज का क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो इंफॉर्मेटिव बनाना। अगर आप यहाँ पे एक्वस सॉलिड ये सब नहीं लिखेंगे देन आपका मार्क्स कटने के चांसेस है बोर्ड्स में। तो आपको हर एक चीज पर्टिकुलरली मेंशन करना है आपके इक्वेशन में, ये सॉलिड है या हमारा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है या हम किस कंडीशन में इस रिएक्शन को करवाए हैं,
ये सब चीज़ आपको वहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, सो बस आज के लिए इतना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।